हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे सौर विकिरण है, सौर विकिरण द्वारा जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है और उसके बाद जो पृथ्वी द्वारा विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा है हमारे अंतरिक्ष में वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो उसी के बीच के संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऊष्मा बजट के बारे में जाने उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है। अर्थ पर जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि अर्थ पर संपूर्ण ग्लोब पर टेम्परेचर अलग अलग है, कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये हमारा अर्थ है, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये है नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश है 40 to 45 डिग्री एंड ये साउथ में है 40 to 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर इसके बीच में सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो सन है हमारा, सन से जो डायरेक्ट किरणें आती हैं और कम दूरी तय करती हैं, प्लस ये सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पर दूरी भी अधिक तय करती है प्लस ये तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर ताप न्यूनता है, यहाँ पर ताप न्यूनता की स्थिति देखने को मिलती है एंड यहाँ पर अधिकतम तापमान पाया जाता है, अधिकतम तापमान पाया जाता है। अब इसको जो है ये यहाँ पर बहुत ही कम है, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसको संतुलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको संतुलन कैसे किया जाता है और इसको संतुलित करने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, जो मेनली है मुख्य रूप से इसके संतुलन का कार्य समुद्री जल धाराएं और पवनों द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर गर्म क्षेत्र है और यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है। जब पवनें यहाँ से गर्म क्षेत्र की तरफ से ये ठंडे क्षेत्र में जाएंगी तो इधर से यहाँ गर्मी लेकर के यहाँ का एरिया भी ठंडा जो पहले था उसे गर्म करने का काम करेंगे, और जब पवनें इधर से चलेंगी या समुद्री जलधाराएं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलेंगी तो यहाँ पर जो ठंडी जलधाराएं होंगी यहाँ गर्म क्षेत्र में जब आएंगी तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो भी ठंडा होगा। तो ये हमारे तापमान को संतुलित करने का मेन जो भूमिका है इन दो है, समुद्री जलधाराएं और पवनों द्वारा होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने के बाद हम लोग देखते हैं ये हीट बजट की क्या कहानी है। जैसे ये हीट बजट क्या है, यहाँ पर देखते हैं जैसे हीट बजट के बारे में। ये हमारा है अर्थ एंड ये अब तो आप लोग फ्रेंड बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये है हमारा वायुमंडल एंड ये जब सन है, सन रेज, यहाँ पर सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन जब यहाँ से आता है हमारी पृथ्वी पर शॉर्ट वेव लेंथ की फॉर्म में, ठीक है, जब यहाँ पर आता है फिर यहाँ पर अगर ये वापस ना जाए तो ये हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए ये हमारा जो पृथ्वी है ये सोलर रेडिएशन द्वारा जो यहाँ पर तापमान मेंटेन होता है, ये कुछ टाइम इसको होल्ड करने के बाद वापस अंतरिक्ष में भेज देता है पार्थिव विकिरण के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में। ठीक, पार्थिव विकिरण इसको कहते हैं। ये जब ये वापस जाता है कुछ टाइम होल्ड करने के बाद यहाँ का, फिर ये यहाँ से एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से वापस भेजता है कुछ टाइम होल्ड के, तो यहाँ पर जो है तापमान जो है संतुलित रहता है। बट इसमें यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे कि उसका बहुत, ये जो हमारा ऊष्मा बजट है उसको असंतुलित करने का कार्य करती है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह में अगर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अधिक हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस की, तब क्या होता है, ये जो सोलर रेडिएशन है जो हमारी पृथ्वी पर आ रहा है ये तो आएगा क्योंकि ये शॉर्ट वेव लेंथ है और इसका
जो फ्रीक्वेंसी है बहुत अधिक है, यहाँ पर तो आ जाता है, बट जब ये पृथ्वी द्वारा ये पार्थिव विकिरण जो ये हमारे ऊपर हमारे वायुमंडल से होकर के अंतरिक्ष में वापस जाता है, ठीक है, तो उसको जाने से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये रोकती हैं और ये ऊपर ना जाकर के वापस हमारे पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, ये पार्थिव विकिरण, जिससे कि हमारे पृथ्वी गर्म होता है और हमारा जो ऊष्मा बजट है वो असंतुलित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ये ऊष्मा बजट, ये कितना सोलर, इसका ऊष्मा बजट क्या है, कितना ये सोलर रेडिएशन डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आता है या आने से पहले ही कुछ उसका कुछ परसेंटेज जो है वापस चला जाता है, ये इसका क्या क्या इसमें इसकी क्या कहानी है हम लोग आगे समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है एंड ये है हमारा वायुमंडल। ओके, जब ये हमारा सोलर रेडिएशन जब हमारे अर्थ पर आता है तो क्या होता है, कुछ इसके पार्ट, कुछ इसका परसेंटेज जो है आने से पहले ही वापस चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्यों, जैसे ये यहाँ पर क्लाउड्स पाए जाते हैं, हाई क्लाउड्स, इनको कहते हैं हाई क्लाउड्स, ये हमारे सोलर रेडिएशन को अर्थ तक नहीं आने देते। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहीं से वापस हमारे स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, एंड इसका कुछ पार्ट है सोलर रेडिएशन का, वो सिर्फ यहीं तक आता है वायुमंडल की ऊपरी सतह तक और फिर यहीं से वापस चला जाता है। एंड कुछ पार्ट है जो हमारी पृथ्वी की सतह तक आता है। ठीक है, और कुछ पार्ट है जो ये यहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया है। ठीक है, स्नो कवर्ड एरिया जो भी है, ठीक है, वहाँ पर ये हमारे सोलर रेडिएशन को नहीं आने देता, वो भी वापस भेज देता है, वो भी पृथ्वी तक नहीं आता और जब यहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया तक पहुँचता है वहाँ से वापस चला जाता है। अब इनका क्या क्या परसेंटेज है वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, पृथ्वी की, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर ऊष्मा बजट, जैसे जो भी ये ऊष्मा ग्रहण करती है पृथ्वी, इसका मान लीजिए ये 100% है, 100% है, 100% टोटल है, तो इसमें से 35% जो है हमारी पृथ्वी तक नहीं आता है, वो या तो यहाँ से टकरा के वापस चला जाता है जो क्लाउड्स हैं, या तो फिर ये स्नो कवर्ड एरिया से, और कुछ पार्ट्स जो है हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह से ही वापस चला जाता है। ये जो टोटल 100% यहाँ से आता है, इसमें से 35%, 100 यूनिट्स है, मान लीजिए परसेंट 100 यूनिट हैं, 135 यूनिट जो हैं ये वापस चली जाती हैं पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो 35 जो यूनिट्स हैं, 35 यूनिट जो हैं, इस यूनिट्स जो हैं 30 यूनिट 5 से जो 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट जो हैं ये वायुमंडल की ऊपरी सतह से, वायुमंडल की ऊपरी सतह से, ओके, एंड 27
27 यूनिट जो है ये यहाँ तक आती हैं क्लाउड्स, बट ये जो क्लाउड्स बीच में आ जाते हैं इसलिए हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पाती और यहीं से वापस आती हैं, यानी कि बादलों के ऊपरी छोर से। एंड रिमेनिंग 2 यूनिट्स जो हैं वो हैं हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित हो जाती हैं, जो यहाँ हिमाच्छादित स्नो कवर्ड एरिया है वहाँ से ये वापस चली जाती हैं 2 यूनिट्स। इसके बाद अब ये 35 यूनिट्स जो है जो हमारे अर्थ तक आता ही नहीं है और पहले ही स्पेस में वापस चला जाता है, तो इस 35 यूनिट्स को हम लोग कहते हैं एल्विडो। एल्विडो ये जितनी भी बॉडीज होती हैं हर एक का एल्विडो होता है, जैसे कि जो भी किसी भी ग्रह का सबका अलग अलग एल्विडो होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसका हर एक ग्रह का हर एक बॉडी का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, इसलिए सेम नहीं होता है, सबका अलग होता है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी का जो एल्बिडो है 35 यूनिट है। 35% जो सोलर रेडिएशन है वो उसी को एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा 35 यूनिट्स को हमारा वापस चला जाता है यहाँ पर आने से पहले, अर्थ पर आने से पहले। उसके बाद जो रिमेनिंग है 100 माइनस 35, अब जो रिमेनिंग हम लोगों का बचा 65। अब हम लोग देखते हैं 65 की क्या कहानी है। ये 65 किस फॉर्म, कैसे, कितने टाइम के लिए कहाँ पर आता है, कितने टाइम होल्ड रहता है, उसके बाद वापस ये भी स्पेस में ही वापस जाता है। और ये जो है ये जो 65 है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, मतलब इसको कम ज़्यादा हो सकता है, ये भी कम ज़्यादा हो सकता है एल्बिडो, अभी हम आगे देखेंगे। अब ये जो 65 है, 65 में क्या होता है, 65 यूनिट्स जो बचा हुआ है इसमें से क्या होता है 40 यूनिट्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर द्वारा, मतलब वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ये 65 यूनिट में से जो 40 यूनिट हैं ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ये हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाती, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग है 51 यूनिट्स ये हमारे अर्थ के सरफेस तक आती हैं, ये अर्थ के सरफेस तक आती हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस तक आती हैं यहाँ तक। ये जो है यहाँ पर जो अर्थ के, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप हर एक पॉइंट को आप क्वेश्चन के फॉर्म में एक बार माइंड ये क्वेश्चन जैसे सोचेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर देखें ये भी हम लोग हर टॉपिक के बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन है कि जो हमारा सौर विकिरण है उसका कितना % या कितना यूनिट पृथ्वी के सरफेस तक आता है। 70% डायरेक्ट स्पेस में भेज देती है। एंड जो रिमेनिंग है इसके बाद 34 यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ 51 से जो 34 यूनिट्स ओनली हैं उसको बस पृथ्वी कुछ टाइम के लिए होल्ड करती है, और 34 यूनिट्स कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ये भी वापस कुछ टाइम होल्ड रोकने के बाद वापस स्पेस में भेज देती है, वापस स्पेस में भेज देती है, वापस इसमें भेज देती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब
अब अगर आपसे हाँ ये चीज़ भी पूछा जा सकता है, फिर ये जो वापस स्पेस में भेजने से पहले ये जब यहाँ से पृथ्वी कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में जाता है वहाँ डायरेक्ट ये स्पेस में नहीं जाता, ये कुछ टाइम हमारे वायुमंडल में भी रुकता है, मतलब कुछ टाइम इसे वायुमंडल होल्ड करता है, देन ये स्पेस में फिर जाता है वापस। अब यहाँ पर ये देखते हैं पृथ्वी, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी द्वारा है सौर विकिरण का कितना % अवशोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 1 मिनट, ये कुछ टाइम पृथ्वी होल्ड करती है, उसके बाद ये डायरेक्ट स्पेस में नहीं, ये रोकने के बाद वायुमंडल में भेज देती है, देन उसके बाद स्पेस में वापस हो जाती है। अब यहाँ फ्रेंड्स से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब जैसे कि ये जो हमारा सोलर रेडिएशन आता है पृथ्वी पर, तो ये वायुमंडल द्वारा कितना % अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल द्वारा जैसे ये हो गया था 40% प्लस ये 34, यानी कि 40, ये हो गया 48%। 48% जो है हमारे वायुमंडल द्वारा होल्ड होता है, वायुमंडल में कुछ टाइम के लिए होल्ड होता है। एंड ये पृथ्वी पर कितना होता है, पृथ्वी पर 34 यहाँ पर आप लोगों ने देखा। यहाँ पर कई क्वेश्चन माइंड मल्टीपल क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट कितना जाता है स्पेस में, जो हमारे 65 यूनिट्स होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी डायरेक्ट कितने यूनिट्स को स्पेस में भेजती है एंड कितने यूनिट्स को ये कुछ टाइम के लिए होल्ड करती है, और वायुमंडल द्वारा कितने यूनिट्स को होल्ड किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये जो है यहाँ पर ये भी देखना है कि अलग अलग बॉडीज का, जैसे हमारी जो पृथ्वी पर अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे ताज़ा बर्फ है, शुष्क रेत है, कंक्रीट है, घास है, ठीक है, इनका सबका एल्बिडो अलग अलग होता है। यहाँ पर ये एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आरोही अवरोही क्रम में। तो फ्रेंड्स को उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हम कुछ आपको बता देते हैं, जैसे विभिन्न, जैसे अलग अलग बॉडी पर अलग अलग सतह पर एल्बिडो, जैसे कि प्रतिशत में यहाँ पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज में। जैसे कि फर्स्ट अगर देखते हैं कि ताज़ा बर्फ, जैसे मैंने बोला ना स्नो कवर्ड एरिया, ताज़ा बर्फ, बादल, ठीक है, इसका जो है 75 to 95%। जैसे कि ये जब आएगा सौर विकिरण तो ये 75 to 95% को वापस भेज देगा, ठीक है। और सेकंड है शुष्क रेत है, जहाँ पर शुष्क रेत में क्या, अब आप लोग बताइए, शुष्क रेत में ये सौर विकिरण जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है या ज़्यादा वापस भेजेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे शुष्क रेत में, जब अभी आपने देखा भी होगा, यहाँ का एल्बिडो कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा सौर विकिरण को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है 25 to 30%, यहाँ पर इसका एल्बिडो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड है
कंक्रीट में अगर देखें, कंक्रीट में देखेंगे तो इसमें और भी कम है, 17 to 27%, 17 to 27%। एंड फोर्थ में अगर देखें, जैसे घास वगैरह है, सवाना घास ETC, सवाना घास में अगर देखें यहाँ पर 10 to 20% एल्बिडो है केवल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका है एल्बिडो, सबसे कम किसका है। अब यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में दे दिया, तो इसको क्रम वाइज याद रखिए, सबसे ज़्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये हमारा जो तापमान को कम ज़्यादा करने में इसका, और यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो एल्बिडो है, ठीक है, इसका क्या रोल है। एल्बिडो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, हमारी पृथ्वी का जो एल्बिडो है 35 है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पृथ्वी के अगर औसत एल्बिडो में अंतर का पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा जो औसत एल्बिडो है जैसे 35 है, अगर ये पिछले वर्ष के कंपेयर में कम हो जाता है, जैसे पिछले वर्ष मान लीजिए 35 का 32 हो गया, 31 हो गया, जैसे कुछ भी जितना कम हुआ मतलब, तो इससे ये पता चलता है कि जैसे ये कम हुआ यानी कि हाँ, ये जो सोलर रेडिएशन था इसको यहाँ पर पृथ्वी ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। कम तो तभी होगा जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, अगर कम एब्जॉर्ब करेगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कम हो जाता है एल्बिडो, ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब अधिक हुआ या नहीं, यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ा, ठीक है। तो इसका जो रोल है जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पर नज़र रखने के लिए पृथ्वी के एल्बिडो को मापा जाता है। इस पर इससे पता चलता है कि हमारे अर्थ का जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है अभी बढ़ा तो नहीं है, ठीक है। उसको मापने के लिए इसको देखना होता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इतना समझा जो हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, ठीक है। बाकी का हम लोग अब आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। बट फ्रेंड्स ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और जैसा भी आपको ये वीडियो हमारा लगा, कोई भी सजेशन है, जो भी व्यू है, वो हमें अपने कमेंट में लिख करके बताएं। देन उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।